जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, हम लोग इंडियन इकोनॉमी की सीरीज कर रहे हैं टॉप 500 एमसीक्यू की। अब देखिए, आपके इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, यूपी पीसीएस में, आरओ बीईओ में भी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता कहाँ से पढ़ें स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए, यूपी पीएससी आयोग के लिए। तो अगर आप ये सीरीज अच्छे से फॉलो करोगे ना, तो बढ़िया से आपका जो फैक्ट है, कंसेप्ट है, क्लियर हो जाएगा। ज्यादातर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे, आगे से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 51 से देखना है। When was the GST Council established? जीएसटी परिषद की स्थापना कब की गई थी? देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो जीएसटी था आपका, वो इस देश में इंप्लीमेंट किया गया था। कौन सी डेट को इंप्लीमेंट हुआ था ये भी मैंने आपको बताया था। वो हुआ था आपके 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। और ये भी एक आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया था, संविधान संशोधन अधिनियम। उसके तहत जीएसटी जो आपका एक्ट था ना, वो पास हुआ था। तो जो एक्ट पास हुआ था उसमें यह भी बोला गया था कि एक काउंसिल भी बनेगी, जीएसटी काउंसिल बनेगी, ठीक है। और जीएसटी काउंसिल बनाने के लिए हमारे संविधान में एक नया आर्टिकल भी इंसर्ट कराया गया था। कौन सा आर्टिकल? 279A कराया गया था। अब बात यहाँ पे ये आती है, जो जीएसटी काउंसिल है आपकी, इसका काम क्या है? देखिए, जीएसटी काउंसिल में आपका सेंटर का, जो आपके केंद्र के जो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे ना, वित्त मंत्री, वो भी होते हैं। फिर आपके अलग अलग जितने 28 स्टेट्स हैं, उसके भी आपको फाइनेंस मिनिस्टर देखने को मिलेंगे जीएसटी काउंसिल में। ठीक, पहली चीज तो इतना ध्यान रखिए। काम क्या होता है इसका? काम ये होता है कि कौन से आपका टैक्स जो है बढ़ाना है। जैसे मान लो कि आपका गाड़ियों पे, जो लग्जरी कार है, उस पर टैक्स कितना लग रहा है? 28%। उसको करके 40% करना है, कम करना है। तो सारा जो रेट है ना, कहाँ डिसाइड होता है? वो डिसाइड होता है आपके जीएसटी काउंसिल में, ठीक। तो ये काम रहता है, जीएसटी का जो टैक्स रेट है उसको ऊपर नीचे करना। अब क्वेश्चन पे आते, बोला जा रहा था कब एस्टेब्लिश हुई है, तो ये हुआ आपके सितंबर 2016 में, ठीक है। कब? सितंबर 2016 में, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अब इसमें बोला जा रहा है, हु इज द चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है। तो जीएसटी काउंसिल का जो आपके चेयरमैन है ना, ये होते हैं आपके फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, वित्त मंत्री। कौन से? जो आपकी केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो फाइनेंस मिनिस्टर है ना, इस समय पे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन जी, ठीक है, ध्यान रखिए। अभी क्वेश्चन जो काफी पूछ लेता, लोगों को कंफ्यूजन होता है कि आरबीआई गवर्नर हो सकते हैं, लेकिन नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर है। अगला क्वेश्चन क्या है? On the recommendations of which committee was the regional rural bank established? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? देखिए, जो आपका रीजनल रूरल बैंक होता है ना, इसका जो मेन काम है, जो आपका गांव वाले एरियाज है, वहां पर लोगों को लोन देना, ठीक है। उनको बैंकिंग व्यवस्था, बैंकिंग फैसिलिटी के साथ जोड़ना, उनके आपके बैंक अकाउंट खुलवाना, और जो आपके फार्मर हैं उनको भी लोन दिलवाना, ये मेन काम होता है। और जो ये स्टैब्लिश हुए हैं, ये हुए आपके जो नरसिम्हम कमेटी थी, नरसिम्हम कमेटी, उसके कहने पे आपका ये रूरल बैंक एस्टैब्लिश हुए। जो नरसिम्हम थे, ये आपके आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं इस देश के, 1977 के आसपास रहे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस कॉन्स्टिट्यूटेड? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का गठन कब किया गया था? देखिए, जो आपका ये सीएसीपी है ना, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, इसका मेन काम ये है कि भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये बताया कि किसानों को एमएसपी किस दाम पे देना है, ठीक है। एमएसपी का आपका फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। ये होता क्या, अभी मैं अगले क्वेश्चन में आपको बताता हूँ, ठीक है। आगे क्वेश्चन इसी को लेके है, तब बताता हूँ। मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये किसका काम होता है? ये आपके सीएसीपी का होता है। तो ये आपका स्टैब्लिश हुआ है 1965 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आपका जो एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री है ना, कृषि मंत्रालय, उसके ये सबऑर्डिनेट है, उसी में आता है। When was the Central Statistical Organization established? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो ये आपका सीएसओ है, इसका जो आपका स्टैब्लिश हुआ है, ये हुआ आपके 2 मई 1951 को, 2 मई 1951। ये आपका एक मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उसी के अधीन आता है। अब देखिए, स्टैटिस्टिक्स का मेन मतलब क्या होता है? जितना भी आपका डेटा है, मान लो इनके पास में डेटा है, कौन कौन से लोग जो है वर्किंग एज के और जो अपना काम कर रहे हैं, कहीं पे कहाँ पे इंप्लॉयड है। अब उस डेटा को ना ये लोग स्टडी करेंगे, ये देखेंगे कि कौन इसमें आपका
मेल है, कौन फीमेल है, ठीक है, कितने लोग आपके पुरुष है, कितनी स्त्री है, ये देखेगा। फिर कौन सी एज के लोग हैं, कौन सी एज के लोग ज्यादा कौन से आपके शहर में काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना स्टैटिस्टिक्स का पार्ट होता है। और जो इंडिया में जो डेटा आपका उसको स्टडी करता है वो हो गया आपका सीएसओ। ठीक, अगला क्वेश्चन, हु डिटरमाइंस द सपोर्ट प्राइस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, कृषि उपज के समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है। तो ये अभी मैंने आपको बताइए करता है आपका कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, ए वाला है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ये भी मैंने बताया जो आपका कब एस्टैब्लिश हुआ है, ये हुआ है 1965 में। ठीक, अब देखिए जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ना, ये होता क्या है। मान लो जो आपका फार्मर है, जो किसान है आपका, उसने आपकी कोई फसल उगाई, ठीक है, अब जो फसल थी उसका जो 1 किलो का आपका फार्मर जो किसान है उसको जो लागत आई, 1 किलो मतलब उसमें सीड्स आए होंगे, फिर पानी इसमें डाला होगा, ठीक है, उसका बिजली का बिल दिया होगा, पानी आपका अंडरग्राउंड बोरिंग से निकाला होगा, ठीक है, फिर अलग अलग ट्रैक्टर चले होंगे, तो 1 किलो बनाने की जो लागत आई ना वो आपकी 100 रुपए आई। ठीक, अब किसान जो है, किसान भी चाहता है उसका थोड़ा बहुत जो है प्रॉफिट हो, उसको भी थोड़े बहुत पैसे मिले। अब मान लो वो मार्केट में गया बेचने के लिए, और मार्केट में पहले से रेट चल रहा था 1 किलो का, ये हम बात करें, मान लो ये चावल की बात करें, राइस की बात करें, 1 किलो का रेट जो मार्केट में चला था 150 रुपए, तो किसान भी खुश, ठीक है कि हमें 150 रुपए 50 रुपए का प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन हुआ क्या, किसी भी रीजन की वजह से मान लो मार्केट नहीं सही थी, या आप क्या कहते हैं फसल खराब हो गई, उस टाइम पे 1 किलो का जो रेट हो गया ना मार्केट में वो हो गया आपका 80 रुपए। ठीक, अब जब 80 रुपए हो गया और ये फार्मर आपका बेचने आया तो इसको तो नुकसान है ना, इसीलिए ज्यादातर जो फार्मर है, किसान, वो सुसाइड भी कर लेते, क्योंकि जो ये 100 रुपए की लागत भी है, ऐसे 1 किलो थोड़ा ना उगाया होगा, बहुत सारा उगाया होगा, वो भी जो लागत लगाते हैं ना ये लोग लोन लेके लगाते हैं। ठीक है, अब जब नुकसान हो गया फिर आपका ब्याज कैसे भरेंगे और आपका मेन प्रिंसिपल अमाउंट कैसे चुकाएंगे। इसीलिए आपकी गवर्नमेंट ने एक डिसाइड करा कि वो फार्मर्स को प्रोवाइड करेगी एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि मार्केट में कुछ भी रेट हो जाए, चाहे कम हो जाए चाहे ज्यादा हो जाए, हम आपको एक एमएसपी बता दे रहे, मान लो एग्जांपल के तौर पे हम आपसे 130 रुपए किलो में ले लेंगे, चाहे मार्केट में उस समय पे 200 रुपए का रेट चल रहा हो चाहे 80 रुपए का, 200 रुपए का चल रहा है तो आप जाके 200 रुपए जगह बेच देना, और अगर 80 रुपए का हो गया 70 रुपए तो हमारे पास आना। तो ये चीज होती है आपकी एमएसपी, ध्यान रखना। ये एमएसपी डिसाइड कौन करता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, मतलब ये इंडियन गवर्नमेंट भारत सरकार को रिकमेंड करता है कि कितना एमएसपी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, व्हेन वाज द ग्रीन रेवोल्यूशन फॉर्मली अडॉप्टेड इन इंडिया, भारत में हरित क्रांति को औपचारिक तौर पर कब अपनाया गया। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात हो रही, तो ये जो अब इसको अडॉप्ट करा गया था वो था आपका 1966 से 67 तक। ठीक है, एमएस स्वामीनाथन का नाम सुना होगा, वो काफी आपका फेमस है ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ में। ग्रीन रेवोल्यूशन में ये था कि भारत में आपका जो फूड ग्रेन्स हैं, ठीक है, जो अनाज है उसका प्रोडक्शन बढ़ाना, जैसे आपका व्हीट हो गया, गेहूं, और आपका राइस जो आपका धान होता है उसका जो है प्रोडक्शन ईल्ड बढ़ानी है, और काफी हद तक बहुत बढ़िया तरीके से सक्सेसफुल भी रहा। लेकिन इसका भी कुछ डिसएडवांटेज है, जिसका जो ये व्हीट और राइस जो ग्रीन रेवोल्यूशन का जो पॉजिटिव आपको वो दिखेगा ना साइड, वो आपको पंजाब या हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों तक ही दिखेगा। यहाँ के जो किसान होते हैं ना बहुत अमीर होते हैं, मान लो का स्कॉर्पियो से चल रहे हो, और जो आपका ईस्टर्न यूपी हो गया या आपका बिहार हो गया, यहाँ के किसान बहुत गरीब हैं। तो ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन ने भी क्या करा है ना, एक आप समझो इनइक्वालिटी पैदा कर दी फार्मर्स में भी। पंजाब हरियाणा के आपके किसान काफी आपके वो हो गए प्रॉस्परस, क्यों, क्योंकि ये ज्यादातर जो सक्सेसफुल हुआ जहां तक शुरू में आया भी ना वो इसी जगह पे आया था, आपका पंजाब हरियाणा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। और भी इसके काफी सारे ड्रॉबैक्स हैं, कभी और किसी वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। व्हेन वाज द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम लॉन्च्ड, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ कब हुआ था। अब देखिए जैसे क्रेडिट कार्ड नॉर्मल होता है कंज्यूमर्स के लिए, ऐसे किसानों के लिए भी क्रेडिट कार्ड लाया गया कि पहले से हम क्या करेंगे, फार्मर को एक क्रेडिट कार्ड दे देंगे, उसमें कुछ लिमिट होगी, मान लो लिमिट हमने दे दी कितनी, 1 लाख रुपए की। ठीक, अब किसान क्या कर सकता है ना, इसमें से थोड़े थोड़े पैसे जो है निकाल सकता है, कभी 20,000 निकाल लिए, कभी 20,000, कभी आपका 10,000 हो गया, लेकिन वापस भी चुकाना है, और जो उसमें वापस इंटरेस्ट देना होगा ना वो बहुत कम होगा, आपका बहुत कम होगा बाकी लोगों के कंपैरिजन में। तो इससे क्या होगा ना, आपका किसानों का भी भला होगा, क्योंकि जो किसान है ना इसका जो मेन दुश्मन होता है गांव में वो कौन होता है, वो आपका होता है मनी लेंडर, जो ब्याज पे पैसा देता है। बहुत हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट होती है, मान लो साल का इंटरेस्ट रेट कभी कभी ऐसा होता है कि 70%, 80%। 1 लाख का लोन लिया तो आप समझो 80,000 रुपए वो चुका रहे हो, इंटरेस्ट चुका रहे हो, ब्याज चुका रहे हो। तो इसीलिए किसानों को लोन सही से मिल सके, एक क्रेडिट लाइन मिल सके, तभी आपका केसीसी आपका किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया। तो ये लॉन्च हुआ था आपका 1998 में। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है,
नरेगा स्कीम वॉज स्टार्टेड इन विच 5 ईयर प्लान, नरेगा योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी? तो ये हुई थी आपकी शुरू 10th 5 ईयर प्लान में, ठीक है। 10th 5 ईयर प्लान चला आपका 2002 से लेके 2007 तक। ये जो नरेगा एक्ट है ये आपका इंडियन पार्लियामेंट में पास हुआ था 2005 में, और ये आपका लागू कब हुआ है? ये आपका लागू हुआ है 2 फरवरी 2 फरवरी 2006, याद रखना डेट जो लागू हुआ है। अब देखिए जो नरेगा है ना, ये है क्या? इसका फुल फॉर्म है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसमें मतलब ये है, मान लो गांव क्षेत्र में, ठीक है, आपके लोग हैं, इनको काम नहीं मिल रहा है, तो ये आपका नरेगा स्कीम ये बताता है कि काम जो है, काम की गारंटी हम दे रहे हैं, सरकार गारंटी दे रही है। मान लो किसी को काम चाहिए तो वो वहां पे जा सकता है और काम मांग सकता है, 15 दिन के अंदर उसको क्या मिलेगा? कोई ना कोई काम मिलेगा वहां पे, ठीक है, क्योंकि फ्री में पैसा नहीं मिलना, काम करना, काम के बदले में आपको पैसा मिलेगा। और 15 दिन के अंदर अगर आपको कोई काम नहीं मिल जाता है, ये किसके लिए? अनस्किल्ड लेबर के लिए, ठीक है। मान लो कहीं गड्ढा खोदना है या कोई नहर का काम करना है, इन सब कामों के लिए। और अगर आपको नहीं मिलता तो आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा 15 दिन में, अगर काम नहीं मिला, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस आपको तब देगी सरकार, ठीक है। और इसमें यह बोला गया कम से कम 1 साल में 100 दिन का, क्योंकि हर होता क्या है ना, ज्यादातर जो गांव में लोग होते हैं वो आपका एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, लेकिन एग्रीकल्चर में भी यही समस्या है कि 365 दिन काम नहीं होता है। बाकी दिन के जो काम है ना, 100 दिन का साल में जो है आपको नरेगा जो है गारंटीड वर्क प्रोवाइड करता है। इसका जो आपको डेली जो है उसमें वो मिलेगा, वेज मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पहले देख भी चुके, फिर से आगे देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई? भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? ये मैंने आपको पहले ही बताया, ये थे आपके सी.डी. देशमुख, बी वाला जो है सही आंसर, ठीक है। आरबीआई बना कब था? ये बना था 1935 में। बाकी डिटेल में जानना आरबीआई के बारे में, पुरानी वीडियोस इंडियन इकोनॉमी की देख लीजिएगा, अच्छे से आरबीआई के बारे में क्वेश्चंस थे, समझाया है। साथ ही साथ में यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। एक चीज और, यूपी पीसीएस 2024 के लिए हमारा प्री प्लस मेंस का एक पेड ग्रुप चल रहा है। अगर आप एक जगह पे रह के ऑर्गेनाइज तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इन कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करके अधिक जानकारी लीजिए। यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। नमस्कार।